लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। शहद को इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारते। शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारते। सन 1931 की 7 मई को न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही थी। यह मुठभेड़ उस समय अपने अंतिम पड़ाव पर थी, इसलिए लोगों के बीच इसका बहुत रोमांच था। महीनों तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद अंत में हत्यारे क्रॉले को चारों ओर से घेर लिया गया था। वहां पर वह दूनाली बंदूक नाम से मशहूर था। जो हत्यारा इस समय चारों ओर से घिरा हुआ था और वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छिपा हुआ था। वह हत्यारा ना तो सिगरेट पीता था, न शराब को हाथ तक लगाता था। वह हत्यारा ना तो सिगरेट पीता था, न शराब को हाथ तक लगाता था। वह ऊपर की मंजिल में छिपा हुआ था और 150 से अधिक पुलिस वाले और जासूस धरती से लेकर छत तक उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। पुलिस वालों ने छत में छेद करके तथा टियर गैस को इस्तेमाल करके इस कुख्यात हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की इमारतों पर भी मशीन गनें तैनात थी तथा 1 घंटे तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा बंदूकों से गोलियों को बरसात होती रही। क्रॉले एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। हजारों लोग पुलिस और हत्यारे की इस मुठभेड़ का रोमांचक आनंद ले रहे थे। शायद ही इससे पहले न्यूयॉर्क शहर में ऐसा दृश्य सामने आया हो। अंत में क्रॉले को पकड़ लिया गया। पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी ने बताया कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा, वह इतना चौकन्ना और चुस्त था कि पंख फड़फड़ाने की आहट पर ही किसी को भी मार देता था। लेकिन दुनाली बंदूक खुद अपनी नज़रों में क्या था? हमें इस बात की जानकारी इसलिए मिल सकी क्योंकि जब पुलिस उस पर गोलियों की बौछार कर रही थी, उस समय क्रॉले ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते समय उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए थे। इस चिट्ठी में क्रॉले ने लिखा था, मेरी कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पत्र लिखने के कुछ समय पहले ही यह बात है। एक बार क्रॉले लीक आइलैंड पर गांव की सुनसान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अकस्मात ही एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर उससे लाइसेंस दिखाने के लिए कहने लगा। इतनी सी बात की सज़ा पुलिस वाले को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। क्रॉले ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी रिवॉल्वर निकाल कर पुलिस वाले के सीने को गोली से छलनी कर दिया। जैसे ही पुलिस वाला ज़मीन पर गिर गया तो क्रॉले ने एक और गोली उस मरे हुए अफसर के सीने में दाग दी। सोचिए, इतना क्रूर और जालिम व्यक्ति यह कह रहा था, मेरी इस कमीज़ के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। एक ऐसा दिल जो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। क्रॉले को मौत की सज़ा सुना दी गई। जिस समय उसे सिंग कैद खाने में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था, तो सोचिए उसने क्या कहा होगा। क्या यह कि यह लोगों की जान लेने की सज़ा है? नहीं, उसने तो कहा था यह स्वयं को बचाने की सज़ा है। तो इस कहानी का सार यह निकला कि दुनाली बंदूक क्रॉले स्वयं को किसी बात के लिए भी दोषी नहीं ठहराता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात है? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिन लोगों की भलाई करने में गंवा दिए ताकि वे सुखी जीवन जी सके, लेकिन इसके बदले में मुझे केवल गालियाँ ही सुनने को मिलती है और पुलिस से छिप कर भागना पड़ता है। ये शब्द अमेरिका के सबसे कुख्यात बदमाश अल कैपोन के हैं। वह शिकागो का सबसे खतरनाक गैंग लीडर था, लेकिन अन्य अपराधियों की भांति अल कैपोन भी आपको दोषी नहीं मानता था। वह तो स्वयं को सच्चा परोपकारी मानता था,
जिसे लोग गलत समझ बैठे थे। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्ट्ज भी ऐसा ही कहता था। अपने एक साक्षात्कार में उसने कहा था कि वह तो लोगों की भलाई करता है और अपनी कही इस बात पर उसे पूरा यकीन भी था। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात जेल सिंगमिंग के वार्डन लुइस लिस से काफ़ी लंबा पत्राचार किया। उनका कहना है, इस जेल के बहुत कम अपराधी स्वयं को बुरा समझते हैं। वे भी वैसे ही इंसान हैं जैसा हम सब है, इसलिए तो वे स्वयं को सही प्रमाणित करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। उनके पास यह बात साबित करने के पर्याप्त ठोस कारण होते हैं कि उन्होंने किसी पर गोली क्यों चलाई थी या फिर किसी तिजोरी को क्यों तोड़ा था। इन्हीं तर्कों के आधार पर प्रत्येक अपराधी स्वयं को सही प्रमाणित करने की पूरी कोशिश करता है और स्वयं को सज़ा का हकदार भी नहीं मानता। अब यदि अल कैपोन, दुनाली बंदूक क्रोले, डच शुल्ट्ज या फिर जेल की चार दीवारों में चक्की पीस रहे अनगिनत अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो फिर वे लोग क्या करते हैं जिनसे हम सब प्रतिदिन मिलते हैं। जॉन वानामेकर, जो अमेरिकी स्टोर्स की चेन के संस्थापक थे, उन्होंने यह स्वीकार किया था, बहुत वर्षों पहले मैंने यह समझ लिया था कि किसी और को दोष देना केवल मूर्खता है। मेरे पास अपनी स्वयं की सीमा को ही पार करने की कितनी बड़ी मुसीबत है, तो फिर मैं इस बात पर अपना सिर क्यों पीटूं कि भगवान ने एक जैसी बुद्धि का उपहार सबको नहीं दिया है। वानामेकर ने तो यह सब सबक जल्दी ही सीख लिया था, लेकिन मैं 33 सालों में सीख पाया, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियां हुई थी, और तब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितनी भी गलतियां कर ले, परंतु कभी भी उन्हें अपनी वह गलती दिखाई नहीं देती। कभी भी वे स्वयं की आलोचना नहीं करते। किसी को भी आलोचना करने से कोई लाभ भी नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करना शुरू कर देता है, बहाने बनाकर तर्क देने लगता है। आलोचना बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि उससे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है और फिर उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए दुर्भावना भर जाती है। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों में से यह प्रमाणित कर दिया है कि आलोचना से कोई सुधारता नहीं है, बल्कि आपके उस व्यक्ति से संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। यही बात जानवरों पर भी लागू होती है। जिस जानवर को उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। महान मनोविश्लेषक हैंस सेल्वे ने भी कहा है, हर व्यक्ति सराहना प्रशंसा का भूखा होता है, हर व्यक्ति निंदा से डरता है। निंदा या आलोचना से परिवारों के सदस्यों, मित्रों, कर्मचारियों, सहकर्मियों सभी का मनोबल कम हो जाता है, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एनेट, ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। उनका काम था फील्ड में काम कर रहे हर कर्मचारी का ध्यान रखना। प्रत्येक कर्मचारी के लिए फील्ड में हेलमेट पहनना जरूरी होता था। पहले जब कोई भी कर्मचारी बिना हेलमेट लगाए होता था तो वे आग बबूला हो जाते थे और उसे नियमों का उदाहरण देते थे। उसका परिणाम यह निकलता था कि कर्मचारी मरे मन से उसके आदेश का पालन करते हुए उसके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उसके जाने के बाद तुरंत हेलमेट निकाल देते थे। उसने कोई नई युक्ति निरीक्षण करने के बारे में सोचा, परीक्षण करने के बारे में सोचा। अब जब भी वह किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखता था तो उससे पूछता था कि क्या वह हेलमेट आरामदायक नहीं है या फिर उसके सिर पर सही से फिट नहीं हो रहा है। उसने बातों बातों में उन कर्मचारियों को यह भी आभास करा दिया कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है, न कि कोई बोझ के परिणाम स्वरूप। सभी कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनने शुरू कर दिए और मिस्टर एनेट के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना भी नहीं आई।
इतिहास इस बात का गवाह है कि निंदा या आलोचना से किसी समस्या का कोई हल नहीं निकलता। पहला सबसे बड़ा उदाहरण थियोडोर रूजवेल्ट तथा राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद का है, एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा कर दिया, वुडरो विल्सन को व्हाइट हाउस में बैठने के लिए मजबूर कर दिया तथा पहले विश्व युद्ध में बड़े-बड़े शब्दों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी तथा इतिहास का तो रुख ही बदल डाला। सन 1908 में रूजवेल्ट व्हाइट हाउस से बाहर चले गए तथा उन्होंने टैफ्ट को पूर्ण सहयोग दिया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर शेरों का शिकार करने के लिए रूजवेल्ट अफ्रीका चले गए। उनके लौटने तक परिस्थितियां बदल चुकी थी, जिनको देखकर वे आग बबूला हो गए। फिर अनुदार के लिए उन्होंने टैफ्ट की आलोचना करना आरंभ कर दिया और फिर तीसरी बार स्वयं ही राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने बुल मूस नामक पार्टी का गठन किया और जीओपी को लगभग धाराशाही ही कर दिया। अगले चुनावों में विलियम हावर्ड टैफ्ट तथा उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह पराजय हुई और केवल 2 राज्यों ऊटा तथा वर्मॉन्ट में भी विजय प्राप्त हुई। यह इस पार्टी की अब तक की सबसे लज्जाजनक पराजय थी। रूजवेल्ट ने इस पराजय के लिए टैफ्ट को दोषी माना, लेकिन क्या स्वयं राष्ट्रपति टैफ्ट ने भी अपने आप को दोषी माना होगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। भले गले से आंखों में आंसू भर कर टैफ्ट ने बस इतना ही कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था। आखिर दोष किसका था, टैफ्ट का या फिर रूजवेल्ट का? कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। मैं इस बात की चिंता भी नहीं करता। मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की इतनी निंदा भी टैफ्ट से यह मनवाने में कामयाब नहीं हो सकी कि दोष उनका था। तो क्या लाभ हुआ इन सब भर्त्सनाओं का? कुछ भी नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर गई और टैफ्ट तो अपने पक्ष में तर्क देने लगे। दूसरा उदाहरण हम टीपॉट डोम ऑयल स्कैंडल का ही ले सकते हैं। सन 1920 के दशक में यह खबर अखबारों की सुर्खियों में छाई रहती थी। इस स्कैंडल को अमेरिकी वासी हमेशा ही अपने जेहन में रखेंगे। इस स्कैंडल के कुछ तथ्य इस प्रकार है कि हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एक एल्क हिल्क व एन टीपॉट होम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। कुछ ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग हेतु अलग रख दिया गया था, लेकिन फॉल ने ना तो इनकी नीलामी की, ना इनके लिए टेंडर बुलवाए। उन्होंने तो अपने मित्र एडवर्ड एल डोहेनी को यह लाभकारी ठेका प्लेट में रखकर दे दिया। डोहेनी ने तुरंत ही फॉल को $10 लाख लोन का नाम देकर पुरस्कार रूप में दे दिए। फिर उसके बाद फॉल ने जिले की यूनाइटेड स्टेट्स मेरिन्स को यह आदेश दे दिया कि वे एल्क हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का लाभ उठा रहे प्रतियोगियों को वहां से हटा दे। फिर जब प्रतियोगी कंपनियों की संगीनों और बंदूकों की नोक पर वहां से हटाया गया तो उन्होंने निराश और दुखी होकर न्यायालय की शरण ली और फिर तो टीपॉट होम स्कैंडल का सारा भांडाफोड़ हो गया। फिर तो जैसे कोहराम ही मच गया। हार्डिंग सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे। पूरा देश कांप उठा। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकार में होने लगा तथा परिणाम स्वरूप अल्बर्ट बी फॉल को जेल की हवा खानी पड़ी। फॉल के ऊपर तो जैसे निंदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी सार्वजनिक निंदा किसी को ही सहनी पड़ती है, परंतु क्या कभी भी उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? क्या कभी उन्होंने अपनी गलती मानी? कभी भी नहीं।
वर्षों की मृत्यु किसी मानसिक आघात के कारण हुई थी, क्योंकि उनके एक दोस्त ने उनके साथ विश्वासघात किया था। श्रीमती फॉल तो सुनकर सन्न रह गई। रोते हुए उन्होंने कहा, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? नामुमकिन। मेरे पति तो कभी किसी के साथ भी विश्वासघात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सोने चांदी हीरे मोती से भरा घर भी मेरे पति का ईमान डावाडोल नहीं कर सकता। उनके कोई भी गलत काम नहीं करवा सकता उनसे कोई भी गलत काम नहीं करवा सकता। विश्वासघात तो उल्टे उन्हीं से हुआ है और उन्हीं को बलि का बकरा बनाकर सूली कर लटकाया गया है। यदि यही तो मानव स्वभाव है, हर कोई यही तो करता है। प्रत्येक अपराधी अपना दोष दूसरे के सिर पर थोप देता है। कभी वह विपरीत परिस्थितियों को दोषी ठहराता है, परंतु अपने ऊपर कभी भी कोई कलंक नहीं लगने देता। इसीलिए अगली बार किसी की भी आलोचना करने से पहले अल कैपोन, दुनाली बंदूक, क्रॉले तथा अल्बर्ट हॉल को जरूर याद कर ले। आलोचना तो बूमरैंग की भांति लौटकर हमारे पास ही आती है, अर्थात आलोचना करने वाले को स्वयं अपनी ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। सही बात है। हमें यह बात भी अपने मस्तिष्क में बिठाकर रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं, वह उसके अंतर में या तो अपने पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत करेगा या फिर शिष्ट व विनम्र टेफ्ट की भांति यह कह देगा, जो कुछ भी मैंने किया उसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं था। 15 अप्रैल सन 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के एक बड़े से कमरे में रखा हुआ था। वह कमरा फोर्ड थिएटर के ठीक सामने था और यहीं पर जॉन विल्किस बूथ ने लिंकन को गोलियों से छलनी कर दिया था। लिंकन का वह बिस्तर उसके हिसाब से काफ़ी छोटा था। रोजा बॉन्डर की विख्यात पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती निकल उनके बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। रक्षा मंत्री स्टैटन ने लिंकन के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़े होकर लोगों से कहा, लोगों के हृदय पर राज करने वाला संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक अब हमें छोड़कर चला गया है। लिंकन में लोगों का दिल जीतने की ऐसी कौन सी कला थी? क्या रहस्य था उनकी सफलता का? पूरे 10 सालों तक मैंने लिंकन की अनेक जीवनियाँ पढ़ी है तथा एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में तो मुझे पूरे 3 वर्ष लग गए थे। मेरा यह विश्वास है कि लिंकन के घरेलू और सामाजिक जीवन तथा उनके पूरे व्यक्तित्व का जितना अध्ययन मैंने किया है, शायद ही किसी अन्य ने किया हो। मैंने यह भी अध्ययन किया है कि लिंकन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते थे। क्या वे दूसरों की निंदा करते थे? हाँ, बिल्कुल। अपनी युवावस्था में इंडियाना की पिजियन क्रीक वैली में न केवल लोगों की आलोचना करते थे, वरन पत्रों तथा कविताओं के माध्यम से लोगों का उपहास करते हुए वे उन्हें प्रकाशित भी करवाते थे। एक ऐसे ही पत्र से एक बार घृणा की आग ऐसी भड़क गई कि वह जीवन भर जलती रही। इलिनॉय में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते समय भी लिंकन खुलकर अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे तथा उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते थे। लेकिन एक बार तो बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। सन 1842 में लिंकन ने जेम्स शील्ड्स नाम के घमंडी तथा चिड़चिड़े राजनेता पर एक व्यंग भेजा, जो स्प्रिंगफील्ड के समाचार पत्र स्प्रिंगफील्ड जनरल में छप गया। सारा शहर शील्ड्स का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में शील्ड्स तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। फिर उसने पता लगा ही लिया कि यह पत्र लिंकन ने लिखा है। शील्ड्स घोड़े पर सवार होकर लिंकन के सामने गया तथा उसके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन
अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हें कई हथियारों के विकल्प दिए गए और बाहें लंबी होने के कारण लिंकन ने तलवारबाजी को चुना। इसके लिए वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन सील्स और लिंकन का आमना सामना मिसिसिपी नदी के तट पर हुआ। लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हें कई हथियारों के विकल्प दिए गए और बाहें लंबी होने के कारण लिंकन ने तलवारबाजी को चुना। इसके लिए वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन सील्स और लिंकन का आमना सामना मिसिसिपी नदी के तट पर हुआ। ऐसे में एक की मौत तो निश्चित थी, लेकिन आखिरी क्षण में उनके मित्रों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। हालांकि लिंकन के जीवन की यह सबसे दुखद घटना थी, लेकिन इस घटना से उन्होंने एक सबक भी सीख लिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखे, लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। फिर तो उन्होंने अपने शब्दकोश में से आलोचना शब्द को ही निकाल फेंका। फिर लिंकन ने गृह युद्ध के समय पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक कई नए जनरल नियुक्त किए और प्रत्येक जनरल मैक्लेरन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड सभी ने बड़ी बड़ी गलतियां की लिंकन हताश होकर फर्श पर इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन लिंकन, जिनका हृदय दुर्भावनाओं से नहीं बल्कि सद्भावनाओं से परिपूर्ण था, एकदम शांत रहे। किसी की भी आलोचना नहीं की। उनके प्रिय शब्द तो ये थे, किसी की भी आलोचना भूल कर भी मत करो, इससे आपको भी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब कभी भी लिंकन की पत्नी तथा दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों की निंदा करते थे तो लिंकन यही कहते थे, उनकी निंदा मत करो। उनकी जैसी परिस्थितियों में हम भी वैसा ही होते। लेकिन लिंकन के पास लोगों की आलोचना करने के सारे अवसर मौजूद थे। केवल एक उदाहरण से आप यह बात समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का यह युद्ध जुलाई सन 1863 के पहले दिन 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात में ही जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगे थे। अचानक ही तूफानी बादलों के कारण हुई तीव्र वर्षा से बाढ़ आ गई। जैसे ही ली अपनी हारी हुई सेना के साथ पोटोमैक पहुँचे तो उसने देखा कि उसके सामने तो बाढ़ से उफनती हुई नदी है जिसे पार करना असंभव है और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली चारों ओर से फंस चुका था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन भी यह समझ गए थे कि भगवान की कृपा से मिला यह एक सुअवसर था। ली की सेना को पराजित करने का सुनहरा मौका, जिससे युद्ध तुरंत समाप्त हो जाता, इसी आशा में लिंकन ने हो सकता था। इसी आशा में जिससे युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता था, इसी आशा में लिंकन ने जनरल मीड को यह आदेश दिया कि वे युद्ध के संबंधित कोई मीटिंग न बुलाए, सीधे ली की सेना पर हमला कर दे। लिंकन ने अपने आदेशों को तो टेलीग्राफ कर दिया तथा एक संदेशवाहक को मीड के पास भेजकर तुरंत कार्यवाही करने के लिए कहा। लेकिन जनरल मीड ने लिंकन के आदेश के विरुद्ध काम किया। मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की एक मीटिंग बुलाई। वह ली पर हमला करने से झिझक रहा था और इस बात के लिए उसने बहाने बनाकर लिंकन को टेलीग्राफ कर दिया कि वह ली पर हमला नहीं कर सकता। फिर बाढ़ का पानी भी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ सुरक्षित नदी पार कर गया। लिंकन का क्रोध 7वें आसमान पर था। लिंकन अपने बेटे के सामने चीख कर कह रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? दुश्मन पूर्णतः हमारे चंगुल में था। कितना सुनहरा अवसर था।
हमें तो केवल अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था, और फिर भी हमने उसे ही पकड़ा। मेरी बात किसी ने नहीं मानी। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल थी तथा ली के प्रतिकूल। अगर मैं वहाँ होता तो ली हमारे कब्जे में होता और मैं स्वयं उसे अपने हाथों से कोड़े मारता। याद रहे, अपने जीवन के इस पड़ाव में लिंकन अत्यंत शील संयत थे तथा उनकी भाषा बेहद संयमित एवं शिष्ट होती थी। अपार निराशा के बीच लिंकन ने मीड को यह पत्र लिखा। सन 1863 में लिंकन द्वारा लिखित यह पत्र गंभीर आलोचना से परिपूर्ण था। मेरे प्रिय जनरल, मुझे लगता है कि आप ली के बच निकलने की उम्मीद से नहीं ले रहे हैं। मेरे प्रिय जनरल, मुझे लगता है कि आप ली के बच निकलने को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वह पूर्णतः हमारे जाल में था और उसको बंदी बना लेने से यह युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन अब तो यह युद्ध ना जाने कब तक चलेगा। जब आप नदी के इस पार ही ली पर हमला नहीं कर पाए तो अब आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? अब तो ली नदी के उस पार सुरक्षित है और आप अपनी 2/3 से अधिक सेना को तो नदी के उस पार ले जा नहीं सकते। यह बात तो एकदम तथ्यहीन है। मुझे नहीं लगता कि अब आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम सुनहरा अवसर गंवा चुके हैं और अब हम केवल हाथ ही मल सकते हैं। सोचिए, जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा होगा। आश्चर्य, मीड को यह पत्र कभी मिला ही नहीं, कारण लिंकन ने तो कभी इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र तो लिंकन की मृत्यु के पश्चात उनकी फाइलों के बीच पड़ा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि लिंकन ने यह पत्र लिखने के बाद अपने कमरे की खिड़की के बाहर झाँककर देखा होगा और फिर स्वयं से कहा होगा, लिंकन, 1 मिनट रुको, संभवतः मैं कुछ अधिक ही उतावला हो रहा हूँ। मैं मीड को ली पर आक्रमण करने की मंत्रणा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाइट हाउस के शांत वातावरण में जी रहा हूँ। मेरे लिए ऐसी मंत्रणा देना एकदम सरल है, लेकिन अगर मैंने भी गेटिसबर्ग में रहकर पिछले हफ्तों के दौरान कुछ हुए खून खराबों को देखा होता, जैसा कि मीड ने देखा है, अगर मेरे कानों में भी मरने वालों और घायलों की चीख पुकारें गूंज रही होती, तो निश्चित रूप से मैं भी हमला करने के लिए इतना तत्पर कभी नहीं होता। यदि मेरी प्रवृत्ति भी मीड की तरह सुरक्षात्मक होती तो मैंने भी वही किया होता जैसा कि मीड ने किया था। यदि मैं इस पत्र को अब भेजता भी हूँ तो मेरे मन की भड़ास तो निकल जाएगी, पर मीड के दिल को बहुत चोट पहुँचेगी। वह भी मेरी निंदा करेगा और फिर स्वयं को सही साबित करने में समय बिताएगा। इससे हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाएगी और फिर एक सेनापति के रूप में मीड की छवि भी खराब हो जाएगी। हो सकता है कि मीड अपने पद से त्याग पत्र ही दे दे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लिंकन ने उस पत्र को उठाकर एक तरफ रख दिया था। लिंकन का कटु अनुभव इस बात का गवाह था कि तीखी आलोचना हमेशा ही व्यर्थ होती है और उससे किसी को भी लाभ नहीं होता। महान लेखक मार्क ट्वेन कभी कभी तो क्रोध में आकर पागल से हो जाते थे और फिर क्रोध में इतना गर्म पत्र लिखते थे कि पेपर तक जल उठता था। उदाहरणतया एक बार क्रोध में भरे मार्क ने एक व्यक्ति को लिखा, मेरा मन चाहता है कि तुम्हें जीवित दफन कर दिया जाए। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो मुझे बता दो, शेष व्यवस्था मैं स्वयं कर लूँगा। एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग तथा विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने तुरंत ऑर्डर दिया, आप अगली बार मेरे लिखे अनुसार ही छापे और प्रूफ रीडर से कह दे कि वह अपने सुझावों को अपने घिसे पिटे सड़े हुए मस्तिष्क में ही रहने दे। इसी प्रकार के विषैले पत्र लिखकर मार्क ट्वेन राहत की सांस लेते थे। इससे उनके मन का सारा उफान बाहर आ जाता था और किसी को कोई हानि भी नहीं होती थी।
क्योंकि उनकी पत्नी इतनी समझदार थी कि चुपके से उन पत्रों को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देती थी। उन पत्रों ने कभी भी डाक के डिब्बे की शक्ल नहीं देखी थी। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप परिवर्तित करना, सुधारना या फिर कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं? बहुत से बेहतरीन विचार है, मैं भी इसका पक्षधर हूँ, लेकिन क्यों ना इसका शुभारंभ स्वयं से ही कर लिया जाए। यदि स्वार्थहीन होकर सोचोगे तो तुम सबसे पहले स्वयं को सुधारना चाहोगे। यह कोई खतरनाक खेल भी नहीं होगा। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा भी था, अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत तब तक मत करो जब तक कि आपके स्वयं के घर की सीढ़ियाँ साफ ना हो। एक बार अपनी युवावस्था में मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नामक लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा, क्योंकि उन दिनों मैं सभी को प्रभावित करने की नाकाम कोशिश में लगा रहता था। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था तथा मैंने डेविस से उनके काम करने की शैली के बारे में पूछा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे एक खत मिला था जिसके अंत में लिखा था, डिक्टेट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस वाक्य ने मुझे बेहद प्रभावित किया। मैं सोचने लगा कि इसका लेखक निश्चित ही कोई महान तथा व्यस्त आदमी होगा, तभी तो उसने ऐसा लिखा है। अब मेरी मूर्खता देखिए, मैं व्यस्त बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर रौब मारना चाहता था। इसलिए मैंने भी अपनी छोटी सी चिट्ठी के अंत में ये शब्द लिखकर भेज दिए, डिक्टेट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। उसने तो मेरे खत का जवाब तक देना उचित नहीं समझा, बल्कि मेरे ही पत्र के आखिर में एक लाइन और जोड़कर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया। आपके बैड मैनर्स का तो कोई जवाब ही नहीं है, वह सही थे, गलती मेरी ही थी और इसके लिए मेरी निंदा भी होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी गलती होते हुए भी मुझे बहुत बुरा लगा। 10 सालों बाद तक मैंने मिस्टर डेविस की मौत का समाचार सुना, तब भी मेरे मस्तिष्क में वही विचार घूम रहा था, उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। अब यदि हम में से कोई भी किसी के लिए अपने मन में घृणा और द्वेष की भावना पैदा कर लेता तो यह दशकों तक चलती रहती और शायद उस व्यक्ति की मौत के बाद भी यह समाप्त नहीं होती। तो इसके लिए हमें केवल इतना करना चाहिए कि हम कुछ गिने चुने शब्दों में उस व्यक्ति की आलोचना कर दें, चाहे हमारी आलोचना तर्कसंगत हो या अतर्क संगत। हमें भी जब भी अन्य लोगों के साथ मेल जोड़ बढ़ाए, उनके साथ व्यवहार करें, तो हमें यह बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि हमारा सामना केवल तार्किक बुद्धि वाले लोगों के साथ नहीं होगा। हर व्यक्ति में कुछ संभावनात्मक गुण अवश्य होते हैं, कुछ खामियां भी ज़रूर होती है, गर्व भी होता है और तो अहंकार भी होता है। जब भी अन्य लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाए, उनके साथ व्यवहार करें, तो हमें यह बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि हमारा सामना केवल तार्किक बुद्धि वाले लोगों के साथ नहीं होगा। हर व्यक्ति में कुछ भावनात्मक गुण अवश्य होते हैं और कुछ कमियां भी ज़रूर होती है, गर्व भी होता है तो अहंकार भी ज़रूर होता है। अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने कठोर आलोचना के कारण ही तो उपन्यास लेखन से संन्यास ले लिया था। अंग्रेज कवि थॉमस जैफरसन की आत्महत्या की वजह भी तो निंदा ही थी। अपनी युवावस्था में अति अभद्र रह चुके बेंजामिन फ्रैंकलिन आगे जाकर इतने कूटनीतिज्ञ बन गए, इतने व्यवहार कुशल बन गए कि उनको फ्रांस राजदूत के रूप में भेजा गया था। आखिर क्या था उनकी सफलता का रहस्य? उनका कथन था, मैं किसी के भी विषय में बुरा नहीं बोलूँगा, हर किसी के बारे में केवल अच्छी बात ही बोलूँगा। तो बुराई करना, निंदा करना, शिकायत करना, आलोचना करना, ये सब करना बहुत आसान होता है। कोई मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, या फिर यूँ कहे कि ज़्यादातर मूर्ख यही तो करते हैं।
लेकिन लोगों को समझने और उनको क्षमा करने के लिए व्यक्ति को बहुत समझदारी तथा संयम की आवश्यकता होती है। कार्यालय ने इसलिए तो कहा था, महान व्यक्ति कार्लायल ने इसलिए तो कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता का परिचय देते हैं। एक प्रसिद्ध गेस्ट पायलट बॉब हूवर प्रायः एयर शो में प्रदर्शन करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में भाग लेने के पश्चात लॉस एंजलिस में अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक ही हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, लेकिन इससे किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। हाँ, जहाज़ का तो काफ़ी नुकसान हो गया। नीचे उतरने पर बॉब हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज़ के ईंधन की जांच पड़ताल की। वह यह देखकर चकित रह गए कि उनके दूसरे विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज़ में गैसोलीन के स्थान पर जेट का ईंधन डाल दिया गया था। फिर उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पता लगाया जिसने उनके हवाई जहाज़ की सर्विस की थी। वह एक युवा मैकेनिक था और स्वयं ही अपनी गलती पर शर्म से पानी हो रहा था। जैसे ही हूवर उसके समीप पहुँचे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी जरा सी लापरवाही की वजह से 3 जिंदगियां भी जा सकती थी और हवाई जहाज़ का तो काफ़ी नुकसान हो ही चुका था। सोचिए, उस समय उस मैकेनिक की शक्ल देखकर हूवर को कितना क्रोध आया होगा। उसे फटकार लगाने, यहाँ तक कि उसे मारने का भी मन किया होगा। लेकिन हूवर ने मैकेनिक को डांट लगाना तो दूर, उसकी आलोचना तक नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उससे कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ तथा तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे, मेरी इच्छा है कि कल ही तुम मेरे F-51 हवाई जहाज़ की सर्विसिंग करो। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों की आलोचना करते नहीं थकते। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूँ? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि आप उनकी आलोचना करने से पहले अमेरिकी पत्रकारिता के एक प्रसिद्ध लेख फादर फॉरगेट्स को अवश्य पढ़ लें। पहली बार यह लेख पीपल होप जनरल के एक संपादकीय के रूप में प्रकाशित हुआ था। रीडर्स डाइजेस्ट में इसका लघु रूपांतरण इस प्रकार प्रकाशित हुआ था। कुछ लेख गहन अनुभूति के किसी विशेष क्षण में लिखे जाते हैं और वही लेख पाठकों के दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक लेख फादर फॉरगेट्स भी है। अब यह लेख लगातार पुनः प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक W. लिविंगस्टोन लार्नेड का कहना है कि यह लेख हजारों अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। कई विदेशी भाषाओं में भी यह लेख उतना ही सफल हुआ है। मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत तौर पर यह अनुमति दी है कि वे इसका प्रयोग चर्च, स्कूल तथा लेक्चर प्लेटफॉर्म में कर सके। यह अनेक बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर प्रसारित हो चुका है। कॉलेजों की पत्रिकाओं और हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छप चुका है। कई बार एक लघु लेख ही रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फादर फॉरगेट्स, प्रत्येक पिता यह याद रखें। W. लिविंगस्टन लार्नेड, जरा सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा तुम्हारा कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कमरे के अंदर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे बहुत पश्चाताप हुआ जब मैं पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहा था, लेकिन
इसलिए तो मैं आधी रात के समय किसी अपराधी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हुआ हूँ। ये है वे बात जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। बेटे, आज मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया था। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई थी। तुमने तौलिए की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी मैं तुम पर क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखेरी गई चीज़ों से भरा पड़ा था। इसके लिए भी तुम्हें बहुत कोसा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था, कारण तुमने खाने की मेज़ पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला था और चपड़ चपड़ की आवाज़ें कर रही थी। तुम्हारी कोहनियाँ मेज़ पर थी। तुमने टोस्ट पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा लिया था। केवल इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस जाते वक्त भी तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय टेडी बोला था। तब भी मैंने तुम्हें गुस्से में टोक दिया था, ज़रा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। ऑफिस से लौटने पर भी मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारी जुराबों में छेद हो गए थे और तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया था। पता है तुम्हारे जुराबें कितनी महंगी हो गई है, कपड़े कितने कीमती हैं। जब स्वयं अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। यदि यही सब तो मैंने कहा था, और एक पिता अपने बच्चे का इससे अधिक दिल किस प्रकार दुखा सकता है। तुम्हें तो याद होगा ही कि रात को जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे कमरे में आए थे तो तुम कितने सहमे हुए और आतंकित थे। तुम्हारी आंखों में झलक रही थी तुम्हारे सीने की चोट। तब भी मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह झिड़क दिया था। कभी तो चैन से जीने दिया करो। और तुम दरवाजे पर ही मूर्ति बन गए थे। तुम कुछ भी बोले नहीं थे, मेरे पास भागकर आए थे और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी थी और मुझे चूमा था, और फिर गुड नाइट डैडी कहकर एकदम गायब हो गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की पकड़ ऐसी मजबूत थी कि वह यह एहसास कर रही थी कि इतनी उपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं है। और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर जोर से खट खट करके चढ़ गए थे। हाँ बेटे, इस घटना के कुछ क्षणों बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मैं आत्मग्लानि में डूब गया। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ? मेरी आदत डांटने फटकारने की पड़ती जा रही है। अपने बच्चे को मैं यह कैसे बचपन दे रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ अधिक ही आशाएं हैं और मैं तुम्हारे बचपन को अपनी उम्र के तराजू पर तौलने लगा हूँ। तुम बहुत प्यारे, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा सा मासूम सा हृदय तो चौड़ी पहाड़ियों के बीच के पीछे से उगती सुबह की भांति विशाल है। तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़प्पन है, तभी तो इतनी डांट के बावजूद तुम मुझे गुड नाइट किस देने आ गए थे। तुममें कोई मैल नहीं है। यह रात बस इसलिए इतनी खास है मेरे बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने घुटने के बल बैठा हूँ, लज्जित, अपमानित, तुमसे बहुत छोटा। यह तो केवल एक दुर्बल पश्चाताप है। मुझे मालूम है कि अगर मैं अभी तुम्हें जगाकर यह बताऊंगा तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे, लेकिन मैंने सोच लिया है। कल से मैं तुम्हें प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें पूरे दिल से सुनूंगा, तुम्हारे सुख दुख सब बांटूंगा। अगली बार तुम्हें डांटने से पहले मैं अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे दबा लूँगा। यह मंत्र हमेशा रटता रहूँगा
मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मासूम बच्चा। अब मुझे अपनी इस सोच पर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा था, लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो एकदम निश्चिंता से के साथ, तो बेटे मुझे एहसास हो गया कि तुम अभी छोटे से बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में झूलते थे, उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। तो इस लेख का भी यही सार निकला कि लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें यह जानने समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। परिस्थितियों पर ध्यान देना बहुत रोचक व लाभदायक सिद्ध होगा। इससे माहौल हल्का फुल्का बना रहेगा। सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ़ कर देना ही तो होता है। भगवान स्वयं आदमी की मृत्यु से पहले अब उसका निर्णय नहीं करता, ऐसा डॉक्टर जॉनसन का कहना था। तो फिर मैं या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिद्धांत: कभी भी बुराई मत करो, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो।